हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्नयन ज्ञान जीएस एकेडमी पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी के अंतर्गत दूसरा चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे, भारत एक सामान्य परिचय, उसका लगभग 3-4 क्लास हुआ, आधा आधा घंटा का। और उसमें जो है हम लोग तमाम चीज़ों को चर्चा किए और भारत के बारे में जो है जानकारी प्राप्त की। और आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर, भारत की जो है भूगर्भिक संरचना। भारत के भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो दूसरा नया चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, भारत की भूगर्भिक संरचना, इससे पहले जो है पिछले क्लास जब आप किए होंगे तो उसमें आपको हम बताए थे चैनल के बारे में, और ये बताए थे कि चैनल के बारे में जो है हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैनल के बारे में 2-4 है, जैसे कि 8 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 6 डिग्री चैनल है। ये तमाम 3-4 बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद नया चैप्टर जो है आज शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये चैनल जो है, ये चैनल शब्द का जो नाम है, ये जो है अक्षांश रेखा का ही नाम है। जैसे कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ना, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा से जब हम ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री अक्षांश रेखा, 2 डिग्री अक्षांश रेखा, तो ये जो अक्षांश रेखा जो है, उत्तरी अक्षांश रेखा, उसी को जो है चैनल नाम दे दिया गया। अक्षांश रेखा को ही क्या नाम दे दिया गया? चैनल नाम दे दिया गया। ठीक है, तो एक है आपका 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल को देखेंगे, 10 डिग्री चैनल। तो जब आप भारत के मानचित्र में देखिएगा 10 डिग्री चैनल, तो यहां पर है आपका 10 डिग्री चैनल। ये यहां पर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान में देखिएगा तो अंडमान का जो सबसे ऊपर वाला यानी कि उत्तरी जो भाग है, ये उत्तर अंडमान है। उसके बाद मध्य अंडमान है, उसके बाद दक्षिण अंडमान है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर छोटा यानी कि लिटिल अंडमान है। उसके बाद यहाँ पर उसके नीचे जो है निकोबार द्वीप समूह है। तो 10 डिग्री चैनल जो है यहाँ पर, यहाँ से देखिएगा तो 10 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है, यानी कि 10 डिग्री चैनल जो है ऐसे करके गुजर रही है। ठीक है, तो 10 डिग्री चैनल को आप देखिएगा, यहाँ पर 10 डिग्री चैनल को भारत के मानचित्र में, तो यहाँ पर है लिटिल अंडमान और यहाँ पर है आपका निकोबार। तो अंडमान को जो है, अंडमान को निकोबार से क्या कर रहा है? ये अलग कर रहा है। 10 डिग्री चैनल क्या कर रहा है? अंडमान को निकोबार से अलग कर रहा है। किसको? अंडमान को किससे अलग कर रहा है? निकोबार से। 10 डिग्री चैनल के बारे में देख लिए। यहां से 10 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश रेखा, इसी को 10 डिग्री चैनल नाम दिया गया। और ये 10 डिग्री चैनल क्या कर रहा है? तो अंडमान को निकोबार से क्या कर रहा है? अलग कर रहा है, अलग कर रहा है। उसके बाद एक है 6 डिग्री, एक है 6 डिग्री चैनल। 6 डिग्री चैनल, ये 6 डिग्री चैनल जो है, नीचे जब आप देखिएगा नीचे, तो यहां पर आपको 8 डिग्री दिखेगा, और 8 डिग्री के और नीचे आइएगा तो 6 डिग्री दिखेगा। तो भारत की जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, सबसे दक्षिणतम बिंदु, ये आपको यहां पर दिखेगा इंदिरा पॉइंट। क्या दिखेगा? इंदिरा पॉइंट दिखेगा। और इंदिरा पॉइंट के नीचे जो है सुमात्रा द्वीप है। आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैप में जब आप देखिएगा तो यहां पर जो है सुमात्रा द्वीप है। क्या है? सुमात्रा द्वीप है। कहां पे? यहां पर इंदिरा पॉइंट के नीचे जो है सुमात्रा द्वीप है। तो ये 6 डिग्री जो चैनल है, ये जो है सुमात्रा द्वीप को इंदिरा पॉइंट से अलग करता है। इंदिरा पॉइंट को जो है, इंदिरा पॉइंट को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। सुमात्रा द्वीप से अलग करता है, ये आपको याद रखना है। 10 डिग्री चैनल किसको अलग किया? तो अंडमान को निकोबार से अलग किया। 6 डिग्री चैनल किसको अलग किया? तो भारत की जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, कौन? इंदिरा पॉइंट, इसको अलग कर रहा है। किससे? सुमात्रा द्वीप से अलग कर रहा है। और सबसे दक्षिणतम ये जो बिंदु है, इसके बारे में बताए थे। और स्थल यानी कि मुख्य भूमि की जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ये यहां पर है, तमिलनाडु में कन्याकुमारी है। और यही कन्याकुमारी में कैप केमोरिन है, मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणतम बिंदु। और संपूर्ण भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन? तो ये इंदिरा पॉइंट। कौन पॉइंट? इंदिरा पॉइंट। इसको अलग कौन किया? 6 डिग्री चैनल। किससे अलग किया? सुमात्रा द्वीप से अलग किया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप देखिएगा एक है डक्कन पास, जो कि दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग कर रहा है। यहां पर है आपका दक्षिणी अंडमान, और यहां पर है आपका छोटा अंडमान, लिटिल अंडमान। तो यहां दक्षिणी अंडमान और ये छोटा अंडमान, लिटिल अंडमान के बीच जो है, यहां पर आपका डक्कन जलमार्ग दिखेगा। जब आप मानचित्र में देखिएगा
तो क्या दिखेगा, दक्कन जलमार्ग दिखेगा। तो ये जो दक्कन पास जो है, दक्कन पास, ये दक्कन पास किसको अलग कर रहा है, तो दक्कन पास जो है अलग कर रहा है किसको, दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से, दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग कर रहा है, दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग कर रहा है कौन, दक्कन पास। ये सब आप मानचित्र में देखिएगा, आपको खुद नजर आएगा, देखिएगा और पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा ये सब, ठीक है। उसके बाद एक है कोको स्ट्रेट, ये जो है उत्तरी अंडमान को जो है कोको द्वीप से अलग करता है। कोको स्टेट जो है, कोको द्वीप, ये यहां पर है कोको द्वीप समूह, और कोको द्वीप पर जो है म्यांमार का अधिकार है। कोको द्वीप पर किसका अधिकार है, म्यांमार का अधिकार है, ठीक है। कोको द्वीप यहां पर देख लिए कोको द्वीप है, और कोको द्वीप किसको अलग करता है, तो उत्तरी अंडमान को कोको द्वीप से। यहां पर है उत्तरी अंडमान है, मध्य अंडमान है, दक्षिणी अंडमान है। तो ये जो उत्तरी अंडमान है, उत्तरी अंडमान को जो है ये कोको द्वीप से अलग करता है कौन, कोको स्ट्रेट, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद जब अंडमान देखिएगा, अंडमान के पूर्वी हिस्सा में ये आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, नीचे निकोबार है, ऊपर अंडमान है। अंडमान में उत्तर अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान। तो ये जो अंडमान के पूर्वी साइड में देखिएगा, पूर्वी साइड, तो आपको दो द्वीप नजर आएगा। एक द्वीप आपको यहां पर नजर आएगा नारकोंडम द्वीप, और एक द्वीप नजर आएगा बैरन द्वीप, ठीक है। अंडमान के पूर्वी साइड में एक नारकोंडम द्वीप है और एक क्या है, एक बैरन द्वीप है। तो ये नारकोंडम द्वीप पर जो है भारत की एक सुसुप्त ज्वालामुखी है, और बैरन द्वीप पर जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। कहाँ, अंडमान के पूर्वी हिस्सा में जो है नारकोंडम द्वीप जो है वहां पर एक ज्वालामुखी है जो कि सुसुप्त है, ठीक है, उसमें कोई उद्गार नहीं होता है। और भारत का एकमात्र जो है सक्रिय ज्वालामुखी है वो बैरन द्वीप पर है। कहाँ है, बैरन द्वीप पर है। तो ये 2 पॉइंट को आपको लिख लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखिएगा तो पाक जल संधि है, यहां पर क्या है, पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी है। यहां पर देखिएगा तो मन्नार की खाड़ी है, और ये मन्नार की खाड़ी जो है भारत को श्रीलंका से अलग करती है। मन्नार की खाड़ी किसको अलग करती है, तो भारत से श्रीलंका को मन्नार की खाड़ी जो है अलग करती है। उसके बाद एक है 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, इसको मिटा के बताते हैं, ठीक है। 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल है। ये 8 डिग्री चैनल जो है ये मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। 8 डिग्री चैनल जो है यहां पर देखिएगा, यहां से 8 डिग्री चैनल गुजरी है, ठीक है, और नीचे जो है मालदीव है, और यहां पर क्या है, मिनिकॉय द्वीप है। तो 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। मालदीव को किससे अलग कर रहा है, मिनिकॉय से। मालदीव को मिनिकॉय से अलग कर रहा है कौन, 8 डिग्री चैनल। उसके बाद एक है 9 डिग्री चैनल। तो ये 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग कर रहा है। यहाँ पर लक्षद्वीप है, और यहाँ पर ये मिनिकॉय रहा, और यहाँ पर लक्षद्वीप है, ये लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग कौन कर रहा है, मालदीव को मिनिकॉय से 8 डिग्री किया, और फिर मिनिकॉय से लक्षद्वीप को, मिनिकॉय से लक्षद्वीप को जो है ये 9 डिग्री चैनल अलग किया है, ठीक है। और एक है आपका 11 डिग्री चैनल। 11 डिग्री चैनल जो है अमीनी द्वीप को कनामोरे द्वीप से अलग करता है। अमीनी को कनामोरे द्वीप से ये अलग करता है, 11 डिग्री चैनल, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और लक्षद्वीप को जब देखिएगा, लक्षद्वीप यहाँ है, ये आपका लक्षद्वीप, और ये हो गया आपका केरल, लक्षद्वीप और केरल। और लक्षद्वीप और केरल के बीच में जो है ये आपका लक्षद्वीप सागर है। लक्षद्वीप सागर कहाँ है, तो लक्षद्वीप और केरल के बीच में लक्षद्वीप सागर है। ठीक उसी प्रकार से जब आप यहाँ देखिएगा तो दमन और दीव है, और इसके पास जो है यहाँ पर खंभात की खाड़ी है। खंभात की खाड़ी कहाँ है, गुजरात के ठीक नीचे दमन और दीव के पास जो है ये खंभात की खाड़ी है। तो भारत एक सामान्य परिचय के चैप्टर के अंतर्गत ये सब चीज बचा हुआ था। चैनल के बारे में भी हम बता दिए, और यहाँ से आपका जो है चैप्टर 1 क्या हो गया, खत्म हो गया।
आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और नया चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। वो नया चैप्टर है आपका भारत की भूगर्भिक संरचना। भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ते हैं? भारत की भूगर्भिक संरचना। हेडिंग लगा लीजिए, भारत की भूगर्भिक संरचना। आपको पहला क्लास जब हम लोग पढ़ रहे थे भारत एक सामान्य परिचय, तो उसमें जो है थोड़ा सा ये चर्चा किए थे, पिछले क्लास आप लोग किए होंगे, तो पेंजिया और पैंथालासा के बारे में। पेंजिया और पैंथालासा के बारे में ये चर्चा किए थे कि जब आप विश्व के मानचित्र को देखे थे वहां पर, तो आपको अलग अलग 7 महादेश और 5 महासागर दिखाई पड़ते हैं। तो आज से जब हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों अरबों वर्ष पूर्व जब जाइएगा, करोड़ों साल पहले, तो ये जो अलग अलग महादेश और महासागर है, जिस तरह से अभी अलग अलग दिखते हैं, वो अलग अलग नहीं थे। सभी जो महादेश है वो आपस में क्या थे? सटे हुए थे, ठीक है। और जो सटे हुए थे उसको कहा गया था, क्या कहा गया था? इस तरीका से कहे थे, ठीक है। और इसको कहा गया था पेंजिया। सारे महादेश जो है वो जो है आज से हजारों साल, करोड़ों वर्ष पूर्व जो है आपस में सटे हुए थे और उसका नाम दिया गया पेंजिया। और इधर से जो है चारों तरफ क्या था? जल था। और इस जल का नाम दिया गया क्या? पैंथालासा नाम दिया गया। इस जल का नाम क्या दिया गया? पैंथालासा दिया है। और ये जो नाम कौन दिया? तो एक जर्मन के जो है वैज्ञानिक थे, वेगनर साहब, वही वेगनर, अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर ने ही पेंजिया और पैंथालासा नाम दिया। कई करोड़ों वर्ष पूर्व जो है इस तरीके से इसकी आकृति थी। फिर इसके अंदर क्या हुआ? उथल पुथल हुआ, अभिक्रियाएं हुई, और उसके बाद ये जो है पेंजिया जो है धीरे धीरे क्या हुआ? टूटना प्रारंभ किया। इसको इस तरीका से समझिए, जब घर में 3-4 भाई लोग रहते हैं और जब क्या होता है कि आपसी विवाद होता है, जब एक भाई की शादी होती है, उसके बाद दूसरी भाई की शादी होती है, उसके बाद तीसरी भाई की शादी होती है, तो क्या होता है? घर में धीरे धीरे आपसी विवाद होता है। और जब आपसी विवाद होता है तो घर क्या होता है? टूटने फूटने लगता है। और सबसे पहले टूटता फूटता कहाँ है? आपसी विवाद जो है खाना बनाने से ही शुरू होता है, ठीक है। खाना बनाने के लिए वो कहेगी हम नहीं बनाएंगे, वो कहेगी हम नहीं बनाएंगे, और विवाद शुरू होता है और टूट फूट घर में प्रारंभ होता है। ठीक उसी प्रकार पेंजिया में तो ऐसा विवाद नहीं हुआ, लेकिन कुछ अभिक्रियाएं हुई इसके अंदर, जो कि ये पेंजिया क्या हुआ? टूटना प्रारंभ किया। और पेंजिया टूट करके एक भाग ऊपर की ओर खिसका, एक भाग नीचे की ओर खिसका। ऊपर की ओर जो खिसका उत्तर की ओर, उसको अंगारा लैंड का नाम दिया गया, और जो नीचे की ओर खिसका उसको गोंडवाना लैंड दिया गया। तो भारत जो है अभी जो एशिया महादेश में है, और इसकी स्थिति जब आप देखिएगा 0 डिग्री अक्षांश रेखा से, तो ये ऊपर की ओर ही है। और ऊपर जो खिसका उसको तो अंगारा लैंड नाम दे दिया गया। लेकिन भारत जो जहां पर अभी है वहां पर वो नहीं था। वो जो है एक नीचे जो है यहाँ पर एक द्वीप था, वो द्वीप का नाम शायद, हाँ, मेडागास्कर द्वीप है। आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में देख सकते हैं, मेडागास्कर द्वीप है। और भारत जो है मेडागास्कर द्वीप का ही हिस्सा था। और मेडागास्कर जो है कहां पर था? यहां पर था, नीचे, ये अंगारा लैंड, ओह दिमाग से निकल गया, गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो मेडागास्कर द्वीप जो है गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा था, और वहीं से जो है भारत टूट करके क्या हुआ है? मेडागास्कर द्वीप से अलग हुआ है। तो भारत को कह सकते हैं ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो ये जो पेंजिया और पैंथालासा जो है, जब ये टूटेगा, पेंजिया जब ये टूटा बीच से या कहीं से टूटा, तो जल क्या होगा? चारों तरफ जल है, तो जल अंदर घुसेगा कि नहीं घुसेगा? स्वाभाविक तरीका से जब पेंजिया टूटेगा, कोई भी चीज है और उसके चारों तरफ जल है, तो टूटेगा तो पानी घुसेगा कि नहीं घुसेगा? घुसेगा। तो एक ये हुआ आपका अंगारा लैंड, और एक नीचे का जो हो गया ये आपका हो गया गोंडवाना लैंड, ठीक है। गोंडवाना लैंड हो गया, ये हो गया आपका अंगारा लैंड। अंगारा लैंड हो गया, ये आपका हो गया गोंडवाना लैंड। और यहां पर क्या हो गया? पानी जो है चारों तरफ से था वो जो है इधर आने लगा। तो यहां पर जो पानी आया, यहीं पर जो है पहले आपका था टेथिस सागर। टेथिस सागर, टेथिस सागर आपका कहां था? यहीं था, टेथिस सागर था। जहां पर अभी आप हिमालय देख रहे हैं, यहां पर जो है ऐसे हिमालय का विस्तार है। तो जहां पर अभी आप हिमालय देख रहे हैं वहां पर हिमालय नहीं था। ये जब टूटा तो बीच में जो है टेथिस सागर आ गया। और इंडियन प्लेट, भारतीय प्लेट, और एक था यूरेशियन प्लेट। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ये दोनों में जब टकरार हुआ, मतलब टकराव हुआ, सटा दोनों, तो यहां पर जो है एक बल लगा, संपिंडन बल। और संपिंडल बल के कारण ही यहां पर जो है हिमालय का जो है क्या हुआ?
ये हुआ, निर्माण हुआ। टेथिस सागर के जगह जो है हिमालय का क्या हो गया, निर्माण हो गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे आगे देखते हैं। जब पेंजिया दो भाग में टूटा तो अंगारा लैंड बना और गोंडवाना लैंड बना। ठीक है, गोंडवाना लैंड। और जब ये गोंडवाना लैंड में जब टूट फूट हुआ, गोंडवाना लैंड में जब क्या हुआ, टूट फूट हुआ, गोंडवाना लैंड में जब टूट फूट हुआ तो यहां पर जो है भारत की भूगर्भिक संरचना का विकास हुआ। भूगर्भिक संरचना किसमें, गोंडवाना लैंड में टूट फूट होने के कारण जो है भारत के भूगर्भिक संरचना का विकास हुआ। और ये जो विकास जो है ये 3 भाग में हुआ। सबसे पहला जो भाग था वो था आपका प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार के बाद दूसरा था आपका उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला। उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला। और एक हुआ उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है, तो जो गोंडवाना लैंड में जब टूट फूट हुआ तो ये 3 भागों में जो है भूगर्भिक संरचना का विकास हुआ। एक प्रायद्वीपीय पठार, एक विशाल पर्वतमाला उत्तर भारत का, और एक उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र उसको कहते हैं जो तीनों तरफ क्या हुआ हो, जल से घिरा हुआ हो, उसी को प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। तो अब भारत को आप देखिएगा तो यहां से ऐसे और ऐसे आप देखिएगा तो इधर बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है, इधर अरब सागर से घिरा हुआ है, और नीचे हिंद महासागर से घिरा हुआ है। तो हम कह सकते हैं दक्षिण भारत जो है एक प्रकार का किस क्षेत्र में आता है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में आता है, क्योंकि इधर जो है तीनों तरफ से जो है जल से ये क्षेत्र क्या है, घिरा हुआ है। और जब हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ते हैं, प्रायद्वीपीय पठार का जब अध्ययन करते हैं तो आपको ये नजर आएगा कि इसे दक्षिण भारत तो ये है ही, और इसकी जो आकृति है इस प्रकार की है, ऐसे ऐसे और ऐसे, त्रिभुजाकार आकृति। प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है, त्रिभुज के आकार की कह सकते हैं। और जब प्रायद्वीपीय पठार का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसी प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत जो है कई सारे चट्टान आते हैं। क्या आते हैं, कई सारे चट्टान आते हैं। किसके अंतर्गत, प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत ही कई सारे चट्टानों के बारे में अध्ययन करना होता है, पढ़ना होता है। तो देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत कई सारे चट्टान आते हैं, वो चट्टान कौन कौन से हैं। और इधर जो हम देखें, सबसे ये गोंडवाना लैंड में जब टूट फूट हुआ तो 3 चीज का जो ये भूगर्भिक संरचना है 3 भागों में जो है निर्मित हुआ। तो सबसे पहले क्या देखें, ये प्रायद्वीपीय पठार। तो सबसे प्राचीनतम जो भाग है, सबसे प्राचीनतम भाग वो प्रायद्वीपीय पठार ही है। सबसे प्राचीनतम भूभाग कौन है, प्रायद्वीपीय पठार है। और वही सबसे नवीनतम हम भूभाग की चर्चा करें तो उत्तर भारत का या विशाल मैदान के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये जो है विशाल मैदान है, पंजाब से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो सबसे नवीनतम ये संरचना कौन है, तो उत्तर भारत का विशाल मैदान। और सबसे प्राचीनतम संरचना कौन है, तो ये भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, जब हम प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ते हैं, प्रायद्वीपीय पठार को, जब ये प्रायद्वीपीय पठार यानी कि इस क्षेत्र का अध्ययन करते हैं तो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत कई सारे चट्टानों के बारे में पढ़ना होता है, कई सारे चट्टानों के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, और इसका जो विस्तार है, प्रायद्वीपीय पठार का जो विस्तार है, ये अरावली पर्वत से लेकर के, अरावली पर्वत कहाँ है, राजस्थान में। तो अरावली पर्वत से लेकर के कहां तक है, नागपुर के पठार तक। नागपुर कहां है आपका, झारखंड में है। अरावली पर्वत से लेकर के ऐसे झारखंड में नागपुर के पठार, और यहां से लेकर के फिर कार्डमम की पहाड़ी तक। अरावली पर्वत से लेकर के नागपुर की पठार, और नागपुर के पठार से लेकर के कार्डमम की पहाड़ी तक। इस तरीका से कह सकते हैं कि ये जो है प्रायद्वीपीय पठार का आपका विस्तार है। और इसकी आकृति कैसी है, तो त्रिभुजाकार है। ठीक है, त्रिभुजाकार है। अब यहां से आगे ये देखिएगा कि प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जब पढ़ते हैं तो बता चुके हैं कि चट्टानों के बारे में भी पढ़ना होता है। ठीक है, चट्टान मिलते हैं। तो एक है आपका आर्कियन कर्म का चट्टान, आर्कियन कर्म का चट्टान, आर्कियन कर्म का चट्टान है आपका चट्टान।
एक है आपका सबसे पहले आर्कियन कर्म का चट्टान, ये प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत ही आता है। दूसरा है आपका कुरप्पा, कुरप्पा नहीं धारवार, दूसरा क्या है धारवार है, धारवार कर्म का चट्टान। तीसरा है आपका कुडप्पा, कुडप्पा, कुडप्पा कर्म का चट्टान। उसके बाद चौथा है आपका विंध्य कर्म का चट्टान, विंध्य कर्म का चट्टान। उसके बाद चौथा है पंचमा है आपका विंध्य कर्म के चट्टान के बाद है गोंडवाना कर्म। कौन है? गोंडवाना कर्म का चट्टान। ठीक है, तो ये जो आर्कियन कर्म का चट्टान है इसका जो निर्माण हुआ है, आर्कियन कर्म का चट्टान जो है गर्म गलित पदार्थ से हुआ है। गर्म गलित पदार्थ, गर्म गलित पदार्थ उसको कहते हैं लावा या मैग्मा को, लावा या मैग्मा को। यही जो है गर्म गलित पदार्थ जो था लावा या मैग्मा, यही जो है इसी के शीतलीकरण से, मतलब ये लावा और मैग्मा बहुत सारा गर्म गलित पदार्थ लावा और मैग्मा के ठंडा होने से जो है ये आर्कियन कर्म का चट्टान का जो है निर्माण हुआ है। किसका? आर्कियन कर्म के चट्टान का। और यही आर्कियन कर्म के चट्टान में जब अपर्दन और निक्षेपण हुआ, अपर्दन बोले तो टूट फूट और निक्षेपण मतलब जमा होना, जब इसी आर्कियन कर्म के चट्टान में अपर्दन और निक्षेपण हुआ तो धारवार कर्म का चट्टान बना। और फिर धारवार कर्म के चट्टान में अपर्दन और निक्षेपण टूट फूट होने से जो है कुडप्पा कर्म का चट्टान बना। फिर कुडप्पा में जब टूट फूट हुआ तो विंध्य कर्म का चट्टान बना। और फिर जब विंध्य में जब टूट फूट हुआ तो गोंडवाना कर्म का चट्टान बना। ठीक है, 4 कर्म का चट्टान है, 5 कर्म का, और इसी को जो है एक एक करके जो है समझते हैं। ठीक, ये जो आर्कियन कर्म का चट्टान है इसको जो है भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग कहते हैं। भारत का जो है ये आर्कियन कर्म का जो चट्टान है सबसे पुराना है, सबसे पुराना, सबसे प्राचीनतम भूभाग का चट्टान है, सबसे प्राचीनतम यानी कि सबसे पुराना भूभाग का चट्टान है। ठीक, और ये जो है यहाँ पर जो है इसमें जीवाश्म का अभाव है, यार कहने का मतलब इसमें जो है जीवाश्म देखने को नहीं मिलता है। जीवाश्म उसको कहते हैं जो पेड़ पौधा या जीव जंतु जो है सड़ गल करके उसका जो अंश बचते हैं उसी को जीवाश्म कहते हैं। तो आर्कियन कर्म के चट्टान में जीवाश्म का अभाव है और ये जो है सबसे प्राचीनतम कर्म के चट्टान है। और इसमें जो है नीस और शिष्ट के रूप में जो है ये रूपांतरित हो गया है। आर्कियन कर्म का चट्टान जो है किसमें रूपांतरित हो गया है? नीस के रूप में, नीस और शिष्ट के रूप में जो है इसका रूपांतरण हो गया। उसके बाद आर्कियन कर्म के चट्टान के बाद धारवार कर्म का चट्टान आता है। जब इसी में जब टूट फूट हुआ तो धारवार कर्म का चट्टान बना। और ये धारवार कर्म का जो चट्टान है ये है कहाँ है आपका? कर्नाटक के धारवार में, कर्नाटक के धारवार में, कर्नाटक के धारवार में है ये धारवार कर्म का चट्टान। इसलिए जो है धारवार में स्थित होने के कारण इसको धारवार नाम रख दिया गया। और कर्नाटक के धारवार चट्टान से, धारवार कर्म के चट्टान से जो है धात्विक खनिजों की यहाँ पर जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। धात्विक खनिज कर्नाटक के धारवार चट्टान में क्या है उपलब्ध? धात्विक खनिज है, बहुत सारा जो है यहाँ पर धात्विक खनिज है। धात्विक खनिज बोले तो सोना हो गया आपका, सोना के बाद चांदी हो गया, चांदी के बाद लोहा हो गया, ये सब धातु है। सोना है, चांदी है, धातु है, लोहा है, और ये सब है धारवार चट्टान में है, धारवार कर्म के चट्टान में है। और धारवार कर्म के चट्टान कर्नाटक में होने के कारण यहाँ पर जो है धात्विक खनिजों की उपलब्धता जो है प्रचुर मात्रा में है। इसीलिए जो है पूरे भारत में जो है सोना जो है सबसे ज्यादा कहाँ से मिलता है? कर्नाटक में मिलता है, कर्नाटक के धारवार में मिलता है। उसके बाद देखिएगा कुडप्पा, फिर उसमें जो है तोड़फोड़ होता है। और इसमें धारवार में भी जो है ये जीवाश्म का अभाव है, ये भी ध्यान में रखना है कि धारवार में भी जीवाश्म का अभाव है। उसके बाद ये कुडप्पा कर्म का चट्टान है। कुडप्पा कर्म का जो चट्टान है ये है आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में कुडप्पा जगह है और वहीं कुडप्पा पर जो है कुडप्पा कर्म का चट्टान है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और यहां पर आंध्र प्रदेश में जो कुडप्पा कर्म का चट्टान है और एक है विंध्य कर्म का चट्टान, ये विंध्य कर्म का चट्टान। तो ये कुडप्पा और विंध्य दोनों में, कुडप्पा और विंध्य दोनों में जब आप देखिएगा
तो ये दोनों में जो है चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ये सब का जो है ये सब देखने को मिलता है। चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया। उसके बाद एस्बेस्टस, जिसको एल्वेस्टर कहते हैं गांव देहात की भाषा में। तो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, एस्बेस्टस, ये सब जो है पर्याप्त मात्रा में मिलती है कहाँ? कुडप्पा और विंध्य कर्म के चट्टान में, ठीक है। उसके बाद है गोंडवाना, और ये गोंडवाना, ये जो है गोंडवाना कर्म का जो चट्टान है, यहाँ पर जो है पर्याप्त मात्रा में कोयला यहाँ पर बहुत है। कोयला का भंडारण जो है गोंडवाना कर्म के चट्टान में जो है देखा गया है। और भारत में जितने भी कोयला मतलब उपलब्ध होते हैं, उसका लगभग 98% जो भाग है, 98% कोयला जो है गोंडवाना कर्म के चट्टान से ही उपलब्ध होते हैं, मिलते हैं। और विंध्य और गोंडवाना, ये जो दो क्षेत्र है, विंध्य और गोंडवाना कर्म का चट्टान है, यहाँ पर जो है जीवाश्म देखने को मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, आर्कियन कर्म के चट्टान में जीवाश्म नहीं है, धारवाड़ कर्म के चट्टान में भी जीवाश्म का अभाव है, कुडप्पा कर्म के चट्टान में भी जीवाश्म का अभाव है, लेकिन विंध्य और गोंडवाना कर्म के चट्टान में जो है जीवाश्म है। एस्बेस्टस, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ये सब कुडप्पा और विंध्य कर्म के चट्टानों में देखने को मिलते हैं। गोंडवाना कर्म के चट्टान में जो है कोयला, गोंडवाना कर्म के चट्टान में किसकी प्रचुरता है? कोयला की है, ठीक है। उसके बाद आप देखे होंगे कि स्वर्ण रेखा नदी घाटी, उसके बाद महानदी घाटी, गोदावरी घाटी, ये सब जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। वो सब घाटी से क्या मिलता है? कोयला मिलता है। स्वर्ण रेखा नदी बेसिन हो गया, स्वर्ण रेखा नदी बेसिन के बाद महानदी बेसिन, गोदावरी बेसिन, वो सब में जो है कोयला की जो है वहां पर उपलब्धता है। तो ये हो गया भारत, यही है। ऐसे देखिए ये है। उसके बाद यहां पर आप देखिएगा तो महाराष्ट्र से, यहां पर आपका महाराष्ट्र से जो है एक नदी निकलती है, गोदावरी नदी। यहाँ मैप में देखिए, महाराष्ट्र में जब आप देखिएगा यहाँ पर, तो महाराष्ट्र में जो है गोदावरी नदी जो है निकलती है महाराष्ट्र के यहाँ से गोदावरी नदी निकलती है, और गोदावरी नदी जो है यहाँ से होते हुए बहती है, और उसके बाद जो है अपना जल यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। कौन? गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकली और बंगाल की खाड़ी में गिरा दी, ठीक है। उसके बाद गोदावरी नदी के बाद देखिएगा तो एक महानदी निकलती है यहाँ छत्तीसगढ़ के पास से, छत्तीसगढ़ से जो है महानदी निकलती है, और ये महानदी भी जो है अपना जल जो है कहाँ पर गिरा देती है? बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है, ठीक। उसके बाद यहाँ पश्चिम बंगाल के आसपास देखिएगा, झारखंड से यहाँ पर आपको दामोदर नदी दिखेगा, ठीक है। और ये दामोदर नदी भी जो है अपना जल जो है कहाँ पर गिरा देती है? बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। तो ये गोदावरी नदी बेसिन, और यहाँ पर गोदावरी नदी बेसिन के बाद यहाँ पर दामोदर नदी बेसिन, गोदावरी नदी बेसिन, और ये महानदी बेसिन, ये सब जो नदी का जो क्षेत्र है, नदी घाटी है, यहीं पर जो है गोंडवाना क्षेत्र की जो है प्रचुरता है। मतलब कोयला की जो उपलब्धता है, लगभग 98% कोयला, वो यही सब क्षेत्रों से निकाला जाता है। तो ये कह सकते हैं कि ये जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी क्षेत्र से, प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी जो क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है? गोंडवाना क्षेत्र है, और यही गोंडवाना कर्म का जो चट्टान है, ये यही सब नदी बेसिन में पाया जाता है। कौन नदी बेसिन? तो ये गोदावरी नदी बेसिन, महानदी बेसिन, स्वर्ण रेखा नदी बेसिन, ये जो प्रायद्वीपीय भारत की पूर्वी जो क्षेत्र है, और यही नदी बेसिन में जो है गोंडवाना कर्म का चट्टान पाया जाता है, और यही गोंडवाना कर्म के चट्टान से जो है कोयला प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कोयला प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहां तक समझ गए, कोयला प्राप्त होता है। तो चट्टान के बारे में पढ़ लिए। अब देखते हैं हम उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला। उत्तर भारत का क्या देखते हैं? विशाल पर्वतमाला देखते हैं। उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला, यहां पर आप देखिएगा इस मैप में, ये नेचुरल मानचित्र है, प्राकृतिक मानचित्र। तो यहां पर जो है आपका हिमालय पर्वत है। ये क्या है? आपका हिमालय पर्वत। ये जो है हिमालय पर्वत।
अगर हिमालय पर्वत को अगर भौगोलिक दृष्टि में भी देखें तो 4 भाग में बांटते हैं, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, ये 4 भाग में बांटते हैं। अगर उसको प्रादेशिक क्षेत्र में भी देखें तो नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय, पंजाब हिमालय, असम हिमालय, इस तरीका से जो है 4 भाग में बांटते हैं। ठीक है, तो भौगोलिक दृष्टि में कितने भाग में बांटे? 4 दृष्टि में, बृहद, ट्रांस, बृहद, लघु और शिवालिक। तो ये जो हिमालय पर्वत जो है, हिमालय पर्वत, इसका जो निर्माण जो है, हिमालय पर्वत का निर्माण अभी हम तुरंत बताए थे इससे पीछे कि गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड दोनों के बीच में टेथिस सागर, और जब इंडियन प्लेट और यूरेसिक प्लेट दोनों में जब टकराव हुआ, सटा, तो वहां पर एक बल लगा, संपीड़न बल, और वही संपीड़न बल लगने के कारण जो है टेथिस सागर के जगह जो है हिमालय पहाड़ बन गया। तो जो हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ है, ये हुआ है आपका सेनोजोइक युग में, सेनोजोइक युग में हुआ है। ज्योग्राफी में बहुत सारा युग है, उसी में से एक युग है सेनोजोइक युग। तो यही सेनोजोइक युग में जो है हिमालय पर्वत का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। ठीक है, और सेनोजोइक का मतलब होता है नवीन, मतलब नया, नवीन युग या नया जीवन कह सकते हैं, नवीन जीवन, यही होता है सेनोजोइक का मतलब। तो हिमालय पर्वत का निर्माण कब हुआ है? सेनोजोइक युग में हुआ है। और हिमालय पर्वत को 4 भाग में बांटे, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो उसमें जो ये ट्रांस हिमालय जो है, ये मुख्य हिमालय का हिस्सा नहीं है। मुख्य हिमालय का हिस्सा है बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। ये 3 हिमालय जो है, ये जो है 3 हिमालय आपको जो है मुख्य हिमालय का हिस्सा है, बृहद, लघु और शिवालिक। ट्रांस हिमालय का जो निर्माण है इस सेनोजोइक युग से भी पहले हो चुका था। तो ट्रांस हिमालय मुख्य हिमालय का हिस्सा नहीं है। मुख्य हिमालय का हिस्सा कौन कौन है? बृहद हिमालय, बृहद हिमालय के बाद हो गया आपका लघु हिमालय, और लघु के बाद हो गया शिवालिक। ये 3 जो है आपको मुख्य हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, अब यहां से देखते हैं, ये बृहद जो हिमालय है, बृहद हिमालय, इसका जो है ये सेनोजोइक युग जो है, सेनोजोइक युग, इसी को 3 भाग में बांट करके पढ़ते हैं। सेनोजोइक युग को 3 भाग में बांटते हैं। तो सेनोजोइक युग को जब 3 भाग में बांटेंगे तो एक होगा आपका इयोसीन, इयोसीन युग, इयोसीन युग। तो इयोसीन युग में जो है बृहद हिमालय का निर्माण हुआ, इयोसीन युग में बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। उसके बाद इयोसीन युग के बाद होता है मायोसीन, मायोसीन। तो मायोसीन युग में जो है लघु हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, और एक शिवालिक जो है, शिवालिक का जो निर्माण हुआ है ये प्लायोसीन युग में हुआ है। किस युग में हुआ है? प्लायोसीन युग में, प्लायोसीन युग में। तो यहां पर क्या सीखे? यहां पर यह सीखे कि हिमालय पर्वत जो है इसका निर्माण सेनोजोइक युग में हुआ, सेनोजोइक युग में। और हिमालय पर्वत का मतलब जो मुख्य हिमालय का जो भाग है वो बृहद है, लघु है और शिवालिक है। तो सेनोजोइक युग के अंतर्गत इयोसीन युग आता है, मायोसीन युग आता है और प्लायोसीन युग आता है। तो इयोसीन युग में बृहद हिमालय का निर्माण हुआ, मायोसीन युग में लघु हिमालय का निर्माण हुआ और प्लायोसीन युग में जो है शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको नाम थोड़ा याद रखने में प्रॉब्लम होगा, परेशानी होगा, लेकिन रट करके तो याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब तमाम चीजों को देखें यहां पर। उसके बाद एक वैज्ञानिक हुए, यहां तक तो समझ गए, एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था कोबर। इन्होंने जो है भूसन्नति का सिद्धांत दिया, भूसन्नति का सिद्धांत, भूसन्नति का सिद्धांत। तो भूसन्नति का सिद्धांत कौन दिया है? कोबर दिया है। ठीक है, और एक है मॉर्गन और आइजैक, मॉर्गन एंड आइजैक। ये मॉर्गन और आइजैक जो है ये दोनों मिलकर जो है प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत दिया है, प्लेट विवर्तनी। तो प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत कौन दिया? ये मॉर्गन और आइजैक। और भूसन्नति का सिद्धांत कौन दिया? कोबर दिया। तो ये दोनों को आपको याद रखना है। ठीक, इसके बाद एक चीज और पढ़ते हैं, उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान, इसी को भी देख लेते हैं। उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। उत्तर भारत का विशाल मैदान, विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान।
उत्तर भारत का जो ये विशाल मैदान है, पंजाब से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, ये जो विशाल मैदान का जो ये निर्माण जो हुआ है ना, ये नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद से हुआ है। अवसाद बोले तो नदी जो है अपने साथ कंकर, पत्थर, बालू, मिट्टी जो बहा करके जो लाई है, उसी से जो है उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। और उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण हिमालय मतलब हिमालय क्षेत्र की नदियों से हुआ है। जैसे कि हिमालय क्षेत्र की नदी इधर से बहने वाली नदी हो गई, गंगा हो गई, गंगा के बाद इधर ब्रह्मपुत्र हो गई, उसके बाद इधर सिंधु की सहायक नदियां हैं, झेलम, ये सब जो है पंजाब में बहती है, तो सिंधु, गंगा, उसके बाद इधर ब्रह्मपुत्र। तो ये सब जो नदियां हैं ये सब युवा अवस्था में है। अपने हिमालय से निकलने वाले जितनी भी नदियां हैं ये कौन अवस्था में? युवा अवस्था में, मतलब जवानी अवस्था में। जो भी रास्ता में आएगा उसको तोड़ फोड़ करके जो है निकल जाएगी, मतलब इसकी गति क्या है? तीव्र है। ठीक है, तो ये जो उत्तर भारत के विशाल मैदान का जो निर्माण हुआ है ये जो है हिमालय नदियां द्वारा हुआ है। और ये दक्षिण भारत की जो नदियां हैं ये सब जो है अपने प्रौढ़ावस्था में है, उसकी गति इतनी नहीं है, प्रौढ़ावस्था में है। तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तर भारत के विशाल मैदान का जो निर्माण हुआ कैसे हुआ? तो नदी अपने साथ क्या क्या बहा करके लाई? अवसाद, कंकर, बालू, पत्थर, ये सब बहा करके लाई और अपने किनारे पर जो है जमा करती गई, जमा करती गई, जमा करती गई, और वही नदियों द्वारा बहा कर लाए गए मिट्टी से जो है उत्तर भारत के विशाल मैदान का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। ठीक है, और जो नदी अपने साथ जो बहाकर जल लाती है और उसके द्वारा जो मिट्टी आती है और उससे जो मैदान का निर्माण हुआ है, तो जो नई जलोढ़ मिट्टी है, नई जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी जो लाती है नदी अपने साथ बहा करके और उससे जो मैदान का निर्माण होता है उसको कहते हैं खादर मिट्टी। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर मिट्टी कहते हैं। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं बांगर मिट्टी, बांगर। तो खादर और बांगर संग हम समझ गए। नदी जो अपने साथ अभी तुरंत बहा करके जो जल ये मिट्टी लाई है और जिससे अभी नया क्षेत्र का जो निर्माण हुआ है भूभाग का, उसको खादर मिट्टी कहेंगे। और वही क्षेत्र जिसको जो है नदी 50 साल पहले जो है तैयार की थी, बहुत पुराना मिट्टी हो गया, 50 साल पहले वो जो है भूभाग तैयार हुआ होगा और वो मिट्टी जो है बहुत पुराना हो गया, तो उसको कहेंगे बांगर मिट्टी। और जो नदी अभी तत्काल ला करके जो है नया क्षेत्र का निर्माण किए उसको कहेंगे खादर मिट्टी। इस तरीका से जो है दोस्तों आपका जो है ये दूसरा चैप्टर समाप्त हुआ। भूगर्भिक संरचना के बारे में देख लिए और तीसरा चैप्टर जो है हम लोग कल पढ़ेंगे अगले क्लास में। और तीसरा चैप्टर के बारे में पहाड़, पर्वत, मैदान, ये सब के बारे में और विस्तार से चर्चा करना है, और विस्तार से। ये जो नदी का जो थोड़ा सा चर्चा किया, जब हम अपवाह तंत्र पढ़ेंगे, अपवाह तंत्र, तो वहां पर नदी ही नदी पढ़ना है। ठीक है, और दूसरा चैप्टर आपका है, इससे अगला चैप्टर जो है पर्वत, पठार, यही सब है। तो पर्वत के बारे में और हिमालय के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, लास्ट तक बने रहिए, लास्ट तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय बिहार।